Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर न्यू टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। अब तक हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट चीज़ों को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हमने टू मिक्सेबल लिक्विड्स को, मतलब जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं या गैसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये हमने अब तक डिस्कस करा है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड इम्प्योरिटी, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट के सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, याद रखना कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो कॉपर सल्फेट के जो हमारे ब्लू क्रिस्टल्स हैं उसे बिल्कुल प्योरीफाई करना है, तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे? तो हम मेथड अपनाएंगे क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड इम्प्योरिटीज हटाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन बेस्ट मेथड होता है। जैसे अगर हमारा नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो हम घरों में यूज करते हैं, तो इसे सी वाटर से जब हम निकालते हैं तो ये प्योर नहीं होता, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और इन इम्प्योरिटीज़ को हम किस मेथड से प्योरीफाई करते हैं? इन इम्प्योरिटीज़ को हम जिस मेथड से प्योरीफाई करते हैं उस मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। किस मेथड से प्योरीफाई करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम इम्प्योरिटीज़ को प्योरीफाई करते हैं, अगर वो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं। हम एक बार कॉपर सल्फेट को प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं जो भी पूरी तरीके से प्योर नहीं हैं। इन क्रिस्टल्स में इम्प्योरिटीज़ भी हैं। ब्लू कलर के मेरे पास क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले इन क्रिस्टल्स को पानी में डिसॉल्व कर लो। पानी में क्या कर दो? पानी में डाल दो। अब पानी में डालने पर क्या होगा इनका एक सोल्यूशन बन जाएगा। इनका बिल्कुल एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, मतलब पानी जो है वो मिनिमम क्वांटिटी का होना चाहिए, बहुत कम से कम पानी होना। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? इसमें एक क्रिस्टल और कॉपर सल्फेट का नहीं डल सकता है, अब इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन सकता है। अब हम थोड़ा और कॉपर सल्फेट इस वाटर में ऐड नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा? सबसे पहले पानी लिया, पानी में ना कॉपर सल्फेट डाल दिया, पानी कम से कम लिया और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। उसके बाद हमने इसे इवेपोरेट करा। जो हमारा एक्सेस ऑफ वाटर है ना, वो अपने आप ही इवेपोरेट हो जाएगा। एक्सेस ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। हमने एक्सेस ऑफ वाटर को इवेपोरेट कर लिया। उसके बाद इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लिया। भाई स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट के सामने क्रिस्टल्स थे, हमें उनको प्योरीफाई करना था। हम कैसे प्योरीफाई कर सकते थे? हमने उन क्रिस्टल्स को लिया, हमने उन्हें वाटर में डाल दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा? पानी में डालकर इसका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। तो ये हमारे ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, हमने इन्हें वाटर में डाला। वाटर में डालने के बाद इसका हमने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हम बना चुके थे। अब इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हमने फ़िल्टर कर लिया, मतलब जो हमारी फ़िल्टर वाली इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल जाएंगी। कॉपर सल्फेट क्या बनाता है? एक ट्रू सोल्यूशन बनाता है, सोल्यूशन बना देता है। तो भाई ये तो पानी के थ्रू नहीं निकलेगा। जब हम पानी में फ़िल्टर पेपर से निकालेंगे ना, तो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो हमारा जो फिल्ट्रेट आएगा ऊपर छन्नी के ऊपर बच जाएगा ना, वो कॉपर सल्फेट बिल्कुल भी नहीं होने का। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी। कॉपर सल्फेट जो है वो बहुत अच्छे से पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो वो ऊपर छन्नी में नहीं आएगा। बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे या सैंडी पार्टिकल, कुछ भी होगा, वो सारे के सारे छन्नी के ऊपर फिल्ट्रेट में रह जाएंगे। बाकी पानी के साथ कॉपर सल्फेट नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम पानी को इवेपोरेट कर देंगे, तो पानी भी क्या हो जाएगा? पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा लूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्रिस्टल को, ये जो हमारा बचा है ना क्रिस्टल और थोड़ा सा पानी, इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहने देंगे, लगभग 1 दिन के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम देखेंगे बस थोड़ा सा कॉपर सल्फेट और थोड़ा सा लिक्विड बचा है। इस लिक्विड में थोड़ी इम्प्योरिटी और है, बस ये लिक्विड निकल जाए, हमारा क्रिस्टल प्योर हो जाएगा। तो अब हम इस इम्प्योरिटी वाले वाटर को कैसे निकालेंगे? इस इम्प्योरिटी वाले वाटर को हम डीकेंटेशन प्लस सेडिमेंटेशन वाले मेथड से निकालेंगे। हम थोड़ी देर, ये जो बचा है ना, ये थोड़ी टाइम ऐसे ही रखे रहने देंगे। क्या होगा? ये जो हमारा पानी है वो ऊपर आ जाएगा, कॉपर सल्फेट है वो नीचे रह जाएगा। फिर जो ऊपर वाला पानी है वो हम पाइप के थ्रू हटा देंगे, पानी को, और जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है।
तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अगर हमें सोडियम क्लोराइड हमें ऐसे ही करना होता, हमें पता है सी वाटर से हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, उस सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को लो। सोडियम क्लोराइड अगर हमारे क्रिस्टल्स की प्रेजेंस में है सोडियम क्लोराइड, तो पहले उसे पानी में मिक्स करो। पानी में मिक्स करने के बाद उसका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दो, कि मतलब और सोडियम क्लोराइड मिक्स नहीं हो सकता। उसके बाद क्या करना है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद हमें क्या कर देना है, पानी जो है उसको फिल्टर कर देना है। फिल्टर, जो नमक है वो तो पानी में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा, बाकी जो छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ हैं वो छन्नी के ऊपर छन कर आ जाएंगी। बाकी जो पानी नीचे जाएगा उसमें नमक और पानी है, अभी भी पानी में इम्प्योरिटी है। आधा पानी तो हम इवेपोरेशन के थ्रू निकाल देंगे, बहुत सारा पानी इवेपोरेशन से इवेपोरेट हो जाएगा। जो थोड़ा सा पानी बचा है ना, जो थोड़ा सा पानी बचा है उसको हम क्या करेंगे, फिर सोडियम क्लोराइड को पानी में थोड़ी देर रखे रहने देंगे। सोडियम क्लोराइड नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। फिर पानी को हम डिकेंटेशन वाले मेथड से अलग कर लेंगे। डिकेंटेशन क्या होता है भाई, ऊपर जो पानी हुआ है ना उसे पाइप्स के थ्रू निकाल लेना, उस मेथड को हम डिकेंटेशन कहते हैं। और इस मेथड से फाइनली हमारा क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू हमारा जो सॉलिड इम्प्योरिटी है, सॉलिड इम्प्योरिटी हमारी प्योरीफाई हो जाएगी। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जो हमारे पास पानी आता है रिजर्वॉयर्स में बंद होता है, बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स में पानी हमारा बंद होता है। उन रिजर्वॉयर्स से हमारे घर तक जो हमारा पानी आता है ना, वो बहुत सारे स्टेप्स में आता है, प्योरीफाई होकर आता है। ऐसे नहीं कि रिजर्वॉयर का पानी यहाँ तक ले आए हम। कैसे हम उसे प्योर करते हैं, हम वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं रिजर्वॉयर्स के थ्रू। सबसे पहले हम उसे पानी को रिजर्वॉयर से भेजते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। एक बड़ा सा टैंक होता है, इसमें पानी को थोड़ी देर रखते हैं। जो हमारी सॉलिड वाली इम्प्योरिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, सेटल डाउन होने लगती है, नीचे चली जाती है। बाकी पानी नीचे ऊपर आ जाता है। इस ऊपर वाले पानी को डिकेंटेशन कर लो, इस वाले पानी को क्या कर लो, ऊपर से हटा लो पाइप्स के थ्रू। उसे हम कहते हैं डिकेंटेशन कर ली हमने। सेडिमेंटेशन के बाद ही डिकेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन मतलब ऐसे ही रखो, जो भी है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी पानी ऊपर आ जाएगा थोड़े टाइम में। फिर हम पानी को क्या कर लेंगे, ऊपर से क्लियर आउट कर लेंगे। उस पानी को हम फिल्ट्रेशन टैंक में लेके जाएंगे। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होगा, पानी जो है वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर हो जाएंगी। लास्ट में हम पानी में क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करेगी। फिर हम क्या करेंगे, क्लोरीन ने बैक्टीरिया को मार दिया। क्लोरीन एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो पानी में बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। हम स्विमिंग पूल्स में भी डालते हैं क्लोरीन की टैबलेट्स, ठीक है, जिससे कि वो पानी ख़राब ना हो। उसके बाद हमारा पानी फाइनली हमारे घर तक आता है। तो बहुत सारे स्टेप्स के बाद हमारा जो पानी है वो हमारे घर तक आता है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है। फिजिकल चेंज भी एक टाइप का चेंज है, लेकिन इस चेंज में उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज होती, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। मैंने पानी में चीनी को मिला दिया तो ना ही पानी की कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई है, पानी अभी भी लिक्विड था तब भी लिक्विड है। ना ही चीनी की कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई है, चीनी तब भी मीठी थी अब भी मीठी है, बस दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन जाता, सब्सटेंस की इनर प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो जाती, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो जाती, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे मैंने पेपर को फाड़ दिया, पेपर को फाड़ा तो वो जो छोटा सा टुकड़ा बचा वो भी अभी पेपर ही है, उसको कोई नया नाम नहीं दे देंगे, उसकी कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, ठीक है। तो हम ये भी एक फिजिकल चेंज में काउंट करेंगे। पेपर को फाड़ना, पानी को मैंने उबाल दिया तो पानी का फॉर्मूला पहले भी H2O था, इवेपोरेट होने के बाद भी जो स्टीम बनी उसका फॉर्मूला भी H2O है, ठीक है। उसका स्टेट भले ही चेंज हुआ हो लेकिन उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई। इन चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं होती, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। जैसे कि हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए, उसका स्टेट चेंज हो जाए, है ना, उसकी हार्डनेस चेंज हो जाए, सॉफ्ट हो जाए वो पहले से। तो ये सारी हमारी फिजिकल चेंजेस होते हैं।
केमिकल चेंज क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं, इसमें कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है और उसकी प्रॉपर्टी पुराने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज जैसे होते ही नहीं है। जैसे भाई हमने पानी और चीनी को मिलाया था, तो अब हमारा जो सोल्यूशन बना है ना, उसकी प्रॉपर्टी पानी और चीनी जैसी ही है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे मेरी हाइड्रोजन गैस थी, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस थी, दोनों को मिलाया, हमारा बन गया वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी इन दो गैसेस से काफ़ी डिफरेंट है। हाइड्रोजन गैस जो है, याद रखना, हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो क्या आती है? पॉप की आवाज़ आती है, पॉप साउंड से हमारी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है। और ऑक्सीजन एक सपोर्टर ऑफ कंबशन है, ऑक्सीजन के बिना तो आग लग ही नहीं सकती। तो भाई दोनों ही क्या है? हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, आग लगने पर पॉप साउंड देती है, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती। लेकिन पानी की प्रॉपर्टी देखो, पानी आग को बुझा सकती है। तो भाई प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफ़र कर जाती हैं, केमिकल फॉर्मूला डिफ़र कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज हुआ है। अब हम आते हैं एलिमेंट पर। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक सिंपल सब्सटेंस है जो फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं टूट सकता। ये फर्दर छोटे पार्ट्स में, छोटे कंपोनेंट्स में नहीं टूट सकता। इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट को हम फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? जो फर्दर और छोटे कंपोनेंट में नहीं टूट सकता। इसमें फर्स्ट वाला है मेटल, जैसे कि कैल्शियम, जिंक, ये सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं, सोडियम, आयरन, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। इन्हें और फर्दर छोटे पार्ट्स में नहीं। एक हमने आयरन ले लिया, तो आयरन जो है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं टूटेगा, आयरन आयरन ही रहेगा। ठीक है। नॉन मेटल के भी एग्जाम्पल होते हैं, कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। और कुछ तो होते हैं मेटलॉइड्स, जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों के बीच की कुछ होती है, जैसे कि हमारा सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, अब इन्हें पढ़ लेते हैं। मेटल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा ये गिवन सब्सटेंस मेटल है कि नहीं है? मेटल्स पहले तो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस होने का क्या मतलब है? इनका शाइनी सरफेस होता है। जैसे कि गोल्ड की बात कर लो, गोल्ड का इतना शाइनी सरफेस है कि हम ना इसे ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके हम आभूषण वगैरह बनाते हैं ना, तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका बहुत शाइनी सरफेस होता है। और ऊपर से सिल्वर है, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं, इनका शाइनी सरफेस होता है। दूसरी बात है, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। सेकंड बेस्ट कंडक्टर है कॉपर। सारे के सारे मेटल्स होते हैं जो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ये मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब मेटल पर ना हैमर, हथौड़ा मारो, वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन्हें हथौड़ा मारो तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मेटल्स हैं ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल मतलब इन्हें ईजिली हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वायर्स में कन्वर्ट करने का मतलब डक्टिलिटी, शीट्स में कन्वर्ट कर पाना, ये होता है मेलिएबल। हमारा सबसे ज़्यादा मेलिएबल कौन है? वैसे गोल्ड काउंट होता है, लेकिन एल्यूमिनियम भी काफ़ी मेलिएबल होता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनाते हैं जो काफ़ी पतली पतली शीट्स होती हैं। एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा हमारा मेलिएबल होता है कि उसकी हम इतनी थिन शीट्स बना पाते हैं। ज़्यादातर वायर्स मेटल की बनती है, क्योंकि एक तो मेटल गुड कंडक्टर है, ऊपर से डक्टाइल भी है। हमारे मेटल साथ ही साथ सोनोरस भी होते हैं। अब सोनोरस का क्या मतलब होता है कि मतलब अगर हम मेटल को किसी से हिट करेंगे तो ये काफ़ी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। काफ़ी मेटल्स ना सोनोरस होते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक बेल की बात कर सकते हैं। हम जो बेल है ना, वो ज़्यादातर मेटल की बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम उन्हें बीट करें।
जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स वो इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये काफ़ी नॉन लास्ट्रस होते हैं, मतलब चमकीला सरफेस भी नहीं होता। नॉन मेटल का जो सरफेस होता है काफ़ी डल होता है। मेटल जैसे हमारे शाइनी शाइनी से लगते हैं ना, गोल्ड प्लैटिनम सारे मेटल्स हैं, और जो हमारा डल सा लगे, इतना शाइनी ना लगे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब ये टूट जाएंगे लेकिन शीट में कन्वर्ट नहीं होने के, और डक्टाइल भी नहीं होते, मतलब वायर्स में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते। तो पुअर कंडक्टर्स भी होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनके थ्रू ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी और ना ही हीट पास हो सकती है। ठीक है, ये हमारे नॉन मेटल्स। अब हम मेटलॉइड्स पढ़ते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ ना इंटरमीडिएट होती है मेटल और नॉन मेटल की। मतलब ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग भी नहीं होते मेटल्स जैसे, लेकिन बिल्कुल इंसुलेटिंग भी नहीं होते नॉन मेटल्स जैसे। इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के कहीं बीच की होती है। जैसे हम बात करें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसे हो सकती है कि मतलब जब बहुत ठंडा टेम्परेचर हो तो ये प्रॉपर इंसुलेटिंग का काम करें, और जब हम इनका टेम्परेचर राइज़ कर दें, हीट कर दें, तो ये अच्छे कंडक्टर्स बन जाएं। इनको हम कहते हैं, ये मेटलॉइड्स होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स जैसी भी होती है। एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनको हम क्या कहते हैं भाई? इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। फिर हमारा आता है टॉपिक एलिमेंट्स। हमने अब तक 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर कर चुके हैं हम, जिसमें 92 तो हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल होते हैं और बाकी हमारे मैन मेड होते हैं। इन एलिमेंट्स से ही मिलकर हमारे कंपाउंड्स बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हम डिस्कवर कर चुके हैं, जिसमें से 92 तो हमारे नेचुरल हैं और लगभग 8 हमारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स हमारे सॉलिड होते हैं। मेटल्स हमारे कैसे होते हैं? सॉलिड। ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं, कुछ एलिमेंट्स गैसेस, और सिर्फ 2 एलिमेंट्स, पूरी पीरियोडिक टेबल जो हमने एलिमेंट्स को बनाकर लगाई है ना, उसको क्लासिफाई करके, उनमें से सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड हैं, बाकी सारे के सारे या तो सॉलिड हैं या गैस हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो सॉलिड्स हैं, 11 गैसेस भी हैं। ठीक है, सिर्फ 2 लिक्विड हैं, एक है हमारा मरकरी और एक है हमारा ब्रोमीन। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड, द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड इज़ मरकरी, और द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड इज़ ब्रोमीन। तो हमारे मेटल्स, एलिमेंट मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या मेटलॉइड हो सकता है। ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं, 11 एलिमेंट्स हमारे गैसेस हैं और 2 एलिमेंट्स हमारे लिक्विड भी हैं। कंपाउंड क्या होता है? जब हमारे एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में कंबाइन करें तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि हम बात करें आयरन फिलिंग्स में हमने क्या डाला? आयरन फिलिंग्स में हमने सल्फ़र डाल दिया। आयरन फिलिंग में सल्फ़र डाला और उन्हें हीट कर दिया जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाते। ठीक है, हीट करने के बाद वापस ठंडा करा तो हमने क्या देखा? हमने देखा कंपाउंड बन चुका है। जो हमारा नया कंपाउंड बना है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आयरन और सल्फ़र से काफ़ी अलग होंगी। जो हमारा आयरन है, हमें पता है उसकी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन ये जो हमारा आयरन सल्फाइड है ना, इसकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। सल्फ़र कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स हो जाता है, लेकिन हमारा ये जो आयरन सल्फाइड है ये कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स नहीं होगा। बल्कि अगर हम इसे H2S में मिक्स करेंगे तो ये रॉटन एग जैसी स्मेल देगा, सड़े हुए अंडे की स्मेल देने लगेगा अगर हम इसे H2S गैस में पास करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड होता है उसमें 1 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन कर जाते हैं, लेकिन जब वो कंबाइन कर जाते हैं ना तो उसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जैसी बिल्कुल भी नहीं बचती। जैसे हमारा FeS बना था, आयरन सल्फाइड बना था, तो उसकी प्रॉपर्टी आयरन से भी डिफरेंट होगी और सल्फ़र से भी डिफरेंट होगी। आयरन की तरह उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी और सल्फ़र की तरह वो कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर, अगर हम इसका ही मिक्सचर बनाना चाहें आयरन और सल्फ़र का, बस इनको आपस में मिक्स कर दो और कोई हीटिंग वगैरह मत करो, तो क्या होगा? बस ये एक दूसरे का एक मिक्सचर बन जाएगा और इनकी प्रॉपर्टीज़ ना आयरन जैसी भी होगी, सल्फ़र जैसी भी होगी। अगर हम मैग्नेट लाएंगे ना तो आयरन पीसेस अलग कलेक्ट भी होने लगेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में ना
जो प्रॉपर्टीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वही प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर की भी रहती है। इन्हें हम बहुत ईजिली सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक बार कंपाउंड बन गया था ना, उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम इतने ईजिली सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जब मिक्स होता है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ मिक्स हुए हैं, कोई नया सा सब्सटेंस नहीं बन गया है, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है इसमें बिल्कुल एक नया सा सब्सटेंस बन जाता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल नया। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, बन गया वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से काफ़ी डिफरेंट होती है। मिक्सचर की कितनी भी कॉम्पोजिशन हो सकती है भाई, पानी में शुगर डालनी है, मैं कितनी भी डाल सकती हूँ, 1 चम्मच चीनी डालूँ, 2 चम्मच चीनी डालूँ, वो तो मेरी हेडेक है ना। लेकिन कंपाउंड में एक बिल्कुल फिक्स्ड प्रपोर्शन होती है कि भाई इतने हाइड्रोजन में इतनी ऑक्सीजन ही मिलेगी तभी वाटर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जो मिक्सचर है उनको हम बहुत ईजिली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। जैसे आयरन और सल्फ़र मिलाया था, तो बस मैग्नेट आसपास ले आओ तो आयरन के पीसेस खिंचते चले जाएंगे और आयरन और सल्फ़र अलग अलग हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड को हम इतने ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, तो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर सकते। हमें कोई केमिकल मेथड अपनाना पड़ेगा कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ने के लिए, है ना भाई। तो ये डिफरेंस होता है मिक्सचर और कंपाउंड में। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.